जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो प्रैक्टिस सेट है उसको पढ़ेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह एक ऑफलाइन का प्रैक्टिस सेट अभी अभी जस्ट मेरे पास आया है। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है जो आपके गंगा घाट के किनारे कराया जाता है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। और इसमें हम एनसीईआरटी का भी बुक इसमें हम शामिल किए हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसमें जो है हम सबसे पहले जीएस वाले पोर्शन को देखते हैं और उसके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 तक तो आपका क्वालिफाइंग ही नंबर होता है। ठीक है, अगला आता है प्रश्न, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 31वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा होता है, यानी कि पूर्वी घाट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो आप बताइए आंसर। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर इसमें अन्नामुड़ाई तो नहीं होगा, ये पश्चिम इधर साइड है। कंचनजंगा भी नहीं होगा, इसका होगा जिंदागढ़। क्या होगा, जिंदागढ़। इसको बोलते हैं कभी कभी झिंडागाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है आपका 1690 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 1690 मीटर होती है। यह कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है विशाखापट्टनम में। कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में स्थित है, यानी ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले में भी इसकी सबसे मतलब उत्तर की साई की चोटी आती है। ठीक है, अच्छा अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, देखिए एनसीईआरटी में आपका चैप्टर दिया गया है। तो देखिए ये एनसीईआरटी का बुक है, इसमें से क्या क्या चैप्टर दिया है। देखिए इसमें हिमालय पर्वत यानी कि जो भारत के भौतिक स्वरूप का नाम का एक चैप्टर है, उसमें दिया गया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये हिमालय का हो गया पर्वत है ना, हिमालय पर्वत है ना। इसमें देखिएगा आप यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर काराकोरम दर्रा है, इसके बाद काराकोरम ऊपर आता है, लद्दाख श्रेणी यहाँ पे आती है, जास्कर श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे शिवालिक श्रेणी आ जाती है, अन्नपूर्णा यहाँ पे है, मानसरोवर झील यहाँ पे है, गारामथा है, तिब्बत इधर पड़ता है, नामचा पर्वत इधर है, 7756 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, बामडुला दर्रा यहाँ पे है, मकालू यहाँ पे, अन्नपूर्णा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये सुलेमान श्रेणी इधर साइड पड़ता है, सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें मतलब मुख्य भौगोलिक मतलब विवरण इसमें दिया गया है। हिमालय पर्वत के बारे में बात की जाती है। इसमें अगर पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आपका 8848 मीटर है, नेपाल में है। कंचनजंगा ये भारत में है ना, ये आपका भारत में आता है, तो भारत इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर है। मकालू आपका ये नेपाल में 8481 मीटर, धौलागिरी आपका नेपाल में 8172 मीटर। ये चीज़ आप यहाँ इधर देखिएगा, और एक इधर साइड हाँ ये नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई आपका 8126 मीटर। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अन्नपूर्णा किधर है, नेपाल में, नंदा देवी भारत में आता है, कॉमेट भी भारत में है, नामचा बरवा भारत में है, गुरुल मंदाता आपका नेपाल में है। ये सही मतलब एनसीईआरटी है ये। इस चैप्टर को हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महान हिमलन पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम आप यहाँ पे आगे देखेंगे। अच्छा इसमें देखिए एटलस के बारे में दिया गया है। एक सेकेंड, देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए पामीर ग्रंथि कहाँ पर है, पामीर ग्रंथि इधर आ जाता है, कौन कौन श्रेणी यहाँ पे आ जाता है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, सुलेमान श्रेणी इधर साइड है। ठीक है, थोड़ा माइंड मैपिंग याद रखिएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पड़ता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि इधर साइड आपका पड़ जाता है अरावली श्रेणी, क्या आता है, अरावली पर्वत की श्रेणी आती है। ठीक है, उसके नीचे क्या आता है, उसके नीचे आपका विंध्य श्रेणी आता है, इसके नीचे फिर इधर सतपुड़ा या महादेव, यहाँ मतलब सतपुड़ा महादेव की पहाड़ियाँ आती हैं, है ना। खासो जयंती पहाड़ी इधर साइड आती हैं। ठीक है, अच्छा इसको जो है क्रम वाइज भी बताया जाता है कि पूर्वी से पश्चिमी की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की दिशा में इसको सजाइए, है ना। ये चीज़ प्रश्न आपके पूछा जाता है। एक सेकंड, तो ये कई सारी पहाड़ियाँ हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये पश्चिमी घाट आ जाता है, ये आपका इधर साइड पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। क्या है, ये पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पूर्वी घाट का हिस्सा है, कौन सा पूर्वी पश्चिमी घाट का है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, कौन सा पूर्वी घाट में चोटी कौन सी पाई जाती है, कौन सी पश्चिमी घाट में चोटी पाई जाती है। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी कौन सी हो गई, झिंडागाड़ा। कौन सी हो गई, झिंडागाड़ा, है ना। चलिए ये एनसीईआरटी वाले बुक को थोड़ा हल्का फुल्का आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, दो आप किसे कहते हैं, दो आप किसे कहते हैं, दो आप कहते हैं उसको, दो नदियों से बीच का भाग जो होता है उसको दो आप कहते हैं। यानी कि पंजाब भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना, यानी पंज का अर्थ है पाँच, आप यानी कि 5 नदियों की भूमि को क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए प्रादीपी पठार आ गया है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, यहाँ पे लूनी वगैरह आ जाता है ना। अच्छा जी, चलिए उत्तरी साइड इधर साइड, दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट है ना। जैसे यहाँ पे कोरोमंडल तट आता है, जो दक्षिणी भाग होता है ना, पूरब इधर पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण, इधर कोरोमंडल तट आ जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे ये कोरोमंडल तट आ जाता है, इधर बता रहा है, यहाँ पे चिल्का झील आता है। ठीक, देखिए ये एनसीईआरटी है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम अब देखेंगे। तो देखिएगा, चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर।
तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि इसका तो आंसर हो जाएगा ना, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, जिंदा गाड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप बता दीजिएगा मानिसराम में, है ना, मासिनराम, क्या बोलते हैं, मासिनराम होते हैं, है ना। और एक चीज़ और, अभी इधर साइड हम क्या देखेंगे, आपको गारो खासी, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है, तो ये पहाड़ी आपका पड़ती है मेघालय में। एक हम मैप बना लेते हैं, मैप देखिए, जगह देखते हैं, एक सेकंड देखिए यहाँ पे, ठीक, तो जगह देखते हैं ये चीज़। देखिए, अगर ये आपका भारत का मैप हो गया, कैसे बना यार, ठीक है, वेट, मान लीजिए ऐसा, मजाक ना उड़ाइएगा ठीक है, वेट करिए, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा। तो गारो खासी जयंती जो पहाड़ी होती है इधर साइड पाई जाती है, कहाँ जब पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। गारो खासी जयंती जो पहाड़ी होती हैं ये आपका मेघालय में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, तो सबसे छोटा नदी द्वीप है आपका उमानंद। क्या है, उमानंद जो है विश्व का सबसे छोटा और सबसे, यानी कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। क्या है, नाम है उमानंद। या नाम आप सुने हैं, बताइए, नया नाम है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, आसाम में है। ठीक है, उमा नदी का अन्य नाम क्या है, तो उमा नदी का अन्य नाम है आपका मयूर द्वीप। क्या नाम है, मयूर द्वीप है। ठीक है, अच्छा, सबसे लंबी तट रेखा अगर आपसे पूछ ले तो सबसे लंबी तट रेखा सबसे पहले गुजरात का, फिर क्या है, फिर अंडमान निकोबार, फिर तमिलनाडु वगैरह आ जाता है। और सबसे छोटी तट रेखा किसका है, तो सबसे छोटी तट रेखा आपका गोवा का है। किसका है, गोवा का। अगर आपसे सबसे पूछ ले कि क्या बोलते हैं उसको, चलिए मैप पे आते हैं, देखिएगा मैप। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, ऐसा करके ऐसे आ जाइए, ठीक, एक सेकंड, ऐसा मैप बनता है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि कच्छ तट किधर पाया जाता है, तो कच्छ तट यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इधर साइड महाराष्ट्र साइड पाया जाता है। कच्छ के नीचे आपका काठियावाड़ तट पाया जाता है। क्या, कौन सा तट पाया जाता है, काठियावाड़ तट। ठीक है, उसके नीचे दमन दीव के पास में आपका काकरापाड़ तट पाया जाता है। कौन सा तट पाया जाता है, काकरापाड़ तट पाया जाता है। उसके नीचे क्या बोलते हैं, गोवा के आसपास कोकड़ तट पाया जाता है। कोकड़ के नीचे आपका पाया जाता है कन्नड़ तट। कोकड़ के नीचे कौन सा तट, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट के नीचे इधर साइड केरल में आपका मालाबार तट। क्या पाया जाता है, मालाबार तट। अब इधर साइड है पूर्वी के भाग, इधर साइड आपका पाया जाता है कोरोमंडल तट पाया जाता है। कौन सा तट पाया जाता है, कोरोमंडल। ठीक है, तो कोरोमंडल तट पाया जाता है। तो कोरोमंडल तट के ऊपर आपका एक पुलिकट झील होती है। क्या होती है, पुलिकट झील होती है। पुलिकट झील होते हैं, पुलिकट झील के ऊपर आपका होता है गोलकुंडा तट। कौन सा तट होता है, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा तट होता है। गोलकुंडा के ऊपर आपका आता है उत्कल तट, उड़ीसा के आसपास उत्कल तट, जिसको कलिंग बोलते हैं ना। उत्कल तट आता है। उत्कल तट के बाद आपका ऊपर आता है ओंगा तट। कौन सा तट आता है, ओंगा तट आता है। ठीक है, ये कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिए। आपकी एनसीईआरटी की बात है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ अगर एक दो पॉइंट की अगर और बात करें कि जैसे मान लीजिए आपका पालघाट कहाँ पाया जाता है, तो पालघाट आपका केरल में पाया जाता है। ठीक है, इधर साइड मान लेते हैं, इधर साइड आपका पालघाट किधर साइड पाया जाता है, तो पालघाट आपका पाया जाता है केरल साइड। कहाँ पाया जाता है, केरल साइड पाया जाता है। ये आपके देखिए एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हम बता रहे हैं, ताकि ये अभी तो क्वेश्चन देखेंगे, बहुत फास्ट क्वेश्चन देखें, समय आपके पास कम है, हम समझ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ दर्रों की बात करें, जैसे मान लीजिए आपका ऊपर साइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो गया। ठीक है, ऊपर साइड आपका इधर खारदुंगा दर्रा पाया जाता है, फिर आपका पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है, फिर बनिहाल दर्रा पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है, बारालाचा दर्रा होता है। इसके बाद रोहतांग दर्रा पाया जाता है। इधर साइड आपका बुर्जिला दर्रा होता है, जोजिला दर्रा होता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा यहाँ पे होता है। इधर साइड सिक्किम अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए सिक्किम का पार्ट हो गया, सिक्किम साइड आपका नाकुला दर्रा होता है, नाथुला दर्रा होता है, जिलिपला दर्रा होता है। इधर साइड अरुणाचल प्रदेश में अगर आप बात करें, अरुणाचल प्रदेश की इधर साइड बात करें, ठीक है, इधर साइड अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, बुमडिला दर्रा होता है ना, थांगपा दर्रा होता है, दीपू दर्रा होता है। ठीक है, तुजू दर्रा इधर साइड होता है, मणिपुर के आसपास में। तो ये कई सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो दर्रा की बात अगर करें, तो जो महाराष्ट्र इधर साइड, तो महाराष्ट्र में आपका थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ठीक है, नासिक पुणे के आसपास में यहाँ पे पाया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट हो, जो आपके पेपर में दिया गया है। ठीक है, देखिए, तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो गया। अगला देखिए, करेवा भू आकृति। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो करेवा अगर भू आकृति की बात करें, तो ये क्या, इसका आंसर बताइए। उत्तरी पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। पश्चिमी हिमालय तो नहीं दिया है यार। पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि हिमाचल उत्तराखंड में पाई जाते हैं, इसका ये पाया जाता है आपका शायद कश्मीर हिमालय में। कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका
हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जो कश्मीर हिमालय में जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अरे यार, इसका आंसर कश्मीर हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कश्मीर हिमालय हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से डेल्टा तक गुजारती है। अपने स्रोत से डेल्टा तक गुजारती ब्रह्मपुत्र जो नदी है अपने स्रोत से डेल्टा तक गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? तो भारत बांग्लादेश म्यांमार से नहीं, भारत नेपाल और भारत से तो है, भूटान से नहीं, चीन भारत बांग्लादेश है, ये सही है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है अपने स्रोत को डेल्टा तक गुजारते हैं, यहाँ पे गुजारते हैं। चलिए अगर कुछ हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का मतलब ये कहाँ से निकलती है? तो आपका निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत के कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। एक आपका वहाँ पे पड़ता है नाम स्थान, थोड़ा तगड़ा नाम है, चेमायुंग डुंग। तो चेमायुंग जो डुंग है वहाँ से यह निकलती है, हिमनद से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी से नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह भारत में मतलब क्या होता है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना, जिसकी लंबाई जो है आपका 2900 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदी हैं, उनको भी याद कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हो गई, जैसे आपका लोहित नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोहित नदी हो गई, और एक होता है आपका तिस्ता नदी, ठीक है। तिस्ता नदी आपका हो गया। नोबा नदी, क्या हो जाएगा? नोबा नदी। डिबोंग नदी भी, और बूढ़ी दिहांग, ये सब कई सारी नदी हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर जलप्रपात आपका स्थित है आपका है उत्तराखंड में, क्या नहीं, गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात जो है आपका गोवा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है मांडवी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? मांडवी, ठीक है, मांडवी नदी पर स्थित है। अच्छा, अगर बात करें तो दूध सागर जलप्रपात हो गया। अगर आपसे पूछिए चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, चित्रकूट, ठीक है। अगर आपसे पूछे चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? आपका स्थित है इंद्रावती नदी। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पे स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात आपका स्थित है वहाँ पे शरावती नदी पे स्थित है। शरावती नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक पे स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, शिव समुद्रम, अगर आपसे पूछ ले शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है वहाँ पे कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पे स्थित है। किस नदी पे? कावेरी नदी, हाँ, कावेरी नदी पे स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। अगर आपसे पूछे गोकक, एक इंपॉर्टेंट है गोकक, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो गोकक जलप्रपात स्थित है आपका गोकक नदी पे ही स्थित है, ये भी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की अगर बात करें, हुंडरू इंपॉर्टेंट यहाँ आता है, हुंडरू, ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुंडरू जलप्रपात स्थित है आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में स्थित है। किस नदी पे स्थित है? आपका यह स्वर्णरेखा नदी पे। किस नदी पे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पे यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं? तो भाई साहब कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं, चलिए बताइए। अभी देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, अभी क्वेश्चन हम आपको बताए थे। तो पश्चिमी घाट का, उसमें अगर आपसे पूछे कौन सा भाग नहीं है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कामेट है, क्या कामेट, अगर कामेट है ये आपका पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो पश्चिमी घाट हुआ ना, ये दक्षिण यहाँ पे होते हैं, अनामलाई होते हैं, ये पूर्वी घाट होता है, आपका पश्चिमी घाट होता है। अनामलाई पहाड़ी होती हैं जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं, ठीक है। काडाबाम जो है ये भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जो इलायची वगैरह काफ़ी इलायची की पहाड़ी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है कामेट जो है आपका पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ठीक है। कामेट भाग कहाँ का है? तो कामेट आपका भाग है वहाँ पर भाग है भारत और चीन की, ठीक है, भारत और चीन की सीमा का, भारत और चीन, ठीक है। तो भारत और चीन सीमा का यह भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? कामेट की अगर पूछे कि कामेट की ऊंचाई कितनी होती है, कामेट की ऊंचाई है आपका 7756 मीटर, ये चीज़ याद रखिएगा, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर कुछ हम पहाड़ी की बात कर लेते हैं, तो जैसे आपका होता है एक पलनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पलनी। तो पलनी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपका तमिलनाडु में है।
कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। अनामुड़ी कहाँ पर है? अनामुड़ाई, अब अनामुड़ाई ये देखिए आप अनामुड़ी ऑप्शन दिया है ना, अनामुड़ी, अनामुड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, उधर साइड है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई आपका 2695 मीटर है ना। यह जो है सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये मतलब 3 पहाड़ियों का मुख्य जो है केंद्र बिंदु भी होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम अगला बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए अभी हम आपको बताया ना कि कुछ कुछ जो पर्वत श्रेणी एनसीईआरटी में आपका दिया है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है, तो कौन सा अनुक्रम सही इसको बताना है। ओके सर, तो देखिए अगर इसका आंसर पूछे तो कह रहा है कि सबसे पहले आएगा सोन, हाँ तो पहले सोन आएगा, फिर कैमूर आएगा, फिर रामगढ़ आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम कुछ और की बात करें, अगला की बात करें, ये तो हो गया आपका उत्तर से दक्षिण। जैसे देखिए आपका ये हो गया ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। देखिए ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। चलिए देखिए अगर आपसे पूछ ले कि पूरब से पश्चिम की ओर कुछ पहाड़, देखिए ये उत्तर से दक्षिण हो गया, कौन कौन? उत्तर दक्षिण आपका सोन, कैमूर, रामगढ़। या देखिए सोन, कैमूर, रामगढ़। अगर आपसे पूछ ले कि पूरब से पश्चिम की ओर कुछ पहाड़ियों को उधर साइड इधर साइड, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा क्या? सबसे पहले आ जाएगा इधर साइड, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा जो है जयंतिया, क्या आ जाएगा? जयंतिया, ठीक है। एक जयंतिया है, जयंतिया क्या है? जयंतिया, ठीक है, जयंतिया, मार्कर नहीं है मेरे पास, जयंतिया है। इसके बाद आ जाएगा खासी, क्या है? खासी। खासी के बाद क्या आता है? खासी के बाद आता है आपका गारो, क्या आ जाता है? खासी के बाद आ जाता है आपका गारो, ठीक है। अगर उत्तर से दक्षिण की कुछ और पहाड़ियों की बात करें तो इसमें उत्तर से दक्षिण ना, उत्तर से दक्षिण, ये तो आपका पूरब से पश्चिम हो गया, ये तो पूरब से पश्चिम। पूरब में जो है आपका जयंती इधर आएगा, इसके बाद फिर खासी आएगा, इसके बाद फिर गारो आ गया, ऐसे याद रखिएगा, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा पटकाई, क्या आ जाएगा? पटकाई, ठीक है। ये पहाड़ियाँ हैं। नागा, क्या आता है? नागा। इसके बाद लुसाई, ठीक है। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इधर साइड बात करें, इधर पर्वत श्रृंखला की बात करें, अभी स्टार्टिंग में हमको पहले क्वेश्चन में बताए, तो उसमें जो है आपका सबसे पहले आता है आपका कैलाश पर्वतमाला। कौन सा? कैलाश, ठीक है। तो कैलाश पर्वतमाला आता है। कौन सा पर्वतमाला आता है? कैलाश पर्वतमाला आता है। कैलाश पर्वतमाला की बात क्या आता है? काराकोरम, क्या आता है? काराकोरम, ठीक है। तो काराकोरम आता है। काराकोरम की बात क्या आता है? हिंदू कुश, क्या आता है? हिंदू कुश, ठीक है। तो हिंदू कुश आ जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कश्मीर घाटी बताइए किस श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है आपका स्थित है पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, ये चीज़ याद रखिएगा। कश्मीर घाटी जो होता है ये आपका जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित, मतलब जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया 2019 के बाद से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन करेंगे, टाइम ना वेस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हाँ, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है? बताइए कौन सा है? इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षों को वितरण दिखा रहा है ना, वृक्षों का वितरण दिखा रहा है, थीमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ होने वाले की संभावना व्यक्त की? तो भाई साहब जो वेगनर हैं, ये जो है पेंजिया वगैरह जो था ना आपका जो है उस पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दिए थे, लेकिन इसमें वेगनर नहीं होगा, इसका हो जाएगा अब्राहम आर्टेलियस। क्या हो जाएगा? अब्राहम आर्टेलियस। क्या हो जाएगा? अब्राहम आर्टेलियस। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वे कौन से मुख्य कारक है जिसमें जो है जनसंख्या में परिवर्तन होता है? अगर आपसे पूछे जनसंख्या में परिवर्तन किस कारण होता है, तो जन्म, मृत्यु, विवाह हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। जन्म, मृत्यु और प्रवास, हाँ यही हो जाएगा, ठीक है। तो जन्म, मृत्यु, जन्म प्रत्याशा वाला नहीं, जन्म, मृत्यु और प्रवास हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा का रेगिस्तान, सहारा जो है यह अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? जैसे मान लीजिए सहारा हो गया, तो सहारा, मान लीजिए अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका के सहारा जो है वह किस भाग में स्थित है? तो सहारा किस भाग में स्थित है, इसका आंसर बताइए। तो सहारा जो स्थित है आपका ऊपरी साइड स्थित है ना, उत्तरी भाग में, तो उत्तरी भाग में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसमें अगर रीजनिंग क्वेश्चन हम ओरली लेकर चलेंगे, रीजनिंग और जो मैथ है हम उसको ओरली लेकर चलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बस बता देंगे कैसा होगा, है ना। तो देखिएगा दुख और सांत्वना, यानी कि दुख जिस प्रकार सांत्वना संबंधित है उसका आंसर क्या हो जाएगा? खुशी उत्तेजना से, सुखा अकाल से, दर्द सामक से, तो सुखा अकाल नहीं, तो इसका आंसर दर्द सामक से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्द सामक से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से शब्दों को तार्किक अर्थ क्रम में जो है
अर्थक्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, परिवीक्षा, पदोन्नति, नौकरी, साक्षात्कार, स्थायीकरण में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू देंगे। क्या देंगे? इंटरव्यू। तो पहला नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद क्या करेंगे, सबसे इंटरव्यू देंगे, फिर आपको क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? नौकरी। तो नौकरी मिलेगी 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका स्थायीकरण, तो बाद में होता है, पहले परिवीक्षा होता है, ठीक है। तो पहले परिवीक्षा हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद स्थायीकरण हो जाएगा 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद पदोन्नति, पदोन्नति मैंने 2, ठीक है, लास्ट में। तो 43152, 43152 सी आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई श्रेणियों के बीच में संबंध दर्शाने का मतलब प्रयत्न करिए कि कौन सा इसको जो है संबंध दर्शाना है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो देखिए आपका मगरमच्छ दिया है, जलीय जंतु दिया है, सरीसृप दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो जलीय जंतु है, तो जलीय जंतु है, जलीय जंतु के अंदर ही मगरमच्छ आएगा, और सरीसृप होता है वो जलीय जंतु भी होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किस प्रकार एक समान है। अच्छा, 3 शब्द एक समान है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुखौटा, छिपाना, भीड़। तो भीड़ अलग है ना, तो भीड़ अलग, भीड़ हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, किसी कोड भाषा में स्ट्रोक और PFLP लिखा जाता है, उस कोड को जो है ब्राइट में, मतलब उसी कोड को जो है ब्राइट भाषा में क्या लिखा जाएगा? चलिए तो देखिए इसका देखते हैं। तो S19, अच्छा S90, T20, R18, O15, K11, E5, F6, L12, P16, S19, U20, T20, U21, T20, ठीक है। तो S के बाद T हो जाएगा, T के बाद TU, RS, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। देखिए ये पैटर्न है इसमें कि B के बाद क्या आ जाएगा, तो इधर साइड लेते हैं, देखिएगा इधर साइड लेते हैं कि जैसे आपका तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि B के बाद आ जाएगा C आएगा, R के बाद क्या आ जाएगा? S आएगा, ठीक है। I के बाद क्या आ जाएगा? I, G के बाद आ जाएगा, G के बाद आपका H आएगा, H के बाद T आएगा, T के बाद U आएगा। तो U यार UI, हाँ अच्छा G का IG, ठीक है, UIHJSC, ठीक है, UIHJSC, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि निम्नलिखित में से आकृति में कितने त्रिभुज हैं भाई साहब? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिभुज अधिकतर आपसे पूछ लेता है, तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए कई सारे तरीके हैं, एक एक करके आप पहले नोट करिए, फिर काउंट करिए, फिर सेकंड से दो करके काउंट करिए, फिर 3 करके काउंट करिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3, इसके बाद 4, इसके बाद ये 5 6 7, ठीक है, 8 9, डबल मिला के ले 10 11, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है, इसका आंसर 15 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि FKPVHIRT का संबंध ऐसे है, तो इसका संबंध क्या होगा? चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप करें। तो देखिए F है, ठीक है, F है, तो F6 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, K11 है, I9 है, P16 है, तो R18 है, ठीक है। 2 प्लस है, 2 माइनस हो रहा है, ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस हो रहा है, तो 2 प्लस, पहले प्लस हो रहा है ना, F देखिए F6 है, H8 है, तो 2 प्लस हो रहा है, तो पहले 2 प्लस करें, B से 2 प्लस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब B2 D4, तो इसमें D आ जाएगा। H में 2 माइनस करेंगे, H8, H में 8 में 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा F6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद M में M13, 13 to 15 O आ जाएगा, ठीक है। R18, 18 माइनस 6 में क्या हो जाएंगे, P16, तो DFOP, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीचे दिए गए जो समीकरण है, इसको किसको जो है आपस में, मतलब वो करने पर चिन्हों का आपस में अगर हम बदल दें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। तो इसको देखिए, तो अगर हम बात करें, देखें कौन सा इसमें हो सकता है, अपनाते हैं, ठीक है, ठीक, ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करिए थोड़ा। अच्छा, 10 से 60 से 70, अगर ये नहीं होगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बी को अगर हम ट्राई करें तो देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि हम 15 + 5 और माइनस की जगह क्या कर दें, भाग दे दें, ठीक है, और इधर 10 कर दें इंटू 6, भाग की जगह माइनस हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आपका 15 + 5/10 हो जाएगा, इधर इंटू क्या हो जाएगा 6 - 12, ठीक है। तो 5 एकम 5 2 नहीं 10 हो गया, 2 के 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 3 18 - 2, 18 - 2, 18 - 12,
ठीक है। तो 18 माइनस 12 12 18 6 6, तो आंसर नंबर 6 बराबर 6 हो जाएगा। इसका आंसर यानी कि बी हो जाएगा। कहाँ गया यार, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, कितना है, 4:1 है। इसको मतलब कि 4x अनुपात 7x हो गया। ठीक है, यदि शबनम के वर्तमान उम्र, शबनम कौन है, मिताली, मिताली ही है, शबनम ही है। ठीक है, यदि शबनम के वर्तमान उम्र, ठीक है, तो शबनम के वर्तमान उम्र मिताली के 5 वर्ष उम्र की बाद, मिताली का 5 वर्ष, तो यानी कि मिताली का 5 वर्ष, मिताली चाहिए है, ये मिताली है 4x वाली। ठीक है, तो मिताली, तो 4x प्लस 5 करा है कि इन 5 वर्ष बाद उम्र का अंतर 13 वर्ष हो जाए, यानी इनका जो है अंतर आपका 13 वर्ष हो जाए। ठीक है, तो अगर 13 वर्ष हो जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि वर्तमान में मिताली और शबनम की उम्र का योग क्या होगा। अच्छा जी, तो देखिएगा, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7x माइनस 4x प्लस 5, तो 7x माइनस 4x इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3x, और इधर आ जाएगा प्लस 5 माइनस मतलब कि प्लस 5, और इधर साइड आपका है 13, तो इसको माइनस करिए तो -5 हो जाएगा। -5 अगर होगा तो इस साइड, इधर साइड आएगा तो 13 5 18, तो 3x माइनस 18 हो जाएगा। 3x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 3x माइनस 18 आएगा, x का मान कितना आ जाएगा 18/3, 3 छक्का 18, तो x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 6 आ गया x के बराबर, x बराबर 6 हो जाएगा, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कह रहा है कि दोनों के वर्तमान में दोनों की उम्र का योग कितना होगा। ठीक है, अगर दोनों का उम्र का योग होगा, अगर हम बात करें तो इसको कैसे करेंगे। अच्छा, तो वैल्यू रख देंगे, है ना, इसका वैल्यू रख देंगे। चलिए रख देते हैं। 6 अगर आता है ना, तो जैसे 4x इधर 4 माने हैं तो 6 छक 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 6 7 42 हो जाएगा। 4 2 6, 4 2 6, 66 वर्ष हो जाएगा। 66 वर्ष किधर है, 66। इजी क्वेश्चन है। चलिए और भी करते हैं, हम बेसिक से बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दिए गए हैं और एक असमान को चुनिए। ठीक है, असमान को चुनते हैं। देखिए H8 है, J10 है, एक सेकेंड, H8 है, J10 है, L12 है, O15 है। ओके, अच्छा B2 है, D4 है, F6 है, A1 है, R18, S19, T20, Y25। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, अलग की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, इसमें ए, इसमें ओ है। ओके ओके, देखिए इसमें थोड़े क्या नहीं है, इसमें वो है आपका वो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वावेल नहीं है ना, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा, D4 है, F6 है, I9 है, M13 है, D4 है, F6 है, I9 है, M13 है। अच्छा W, देखिए आप खुद से प्रयास करने का प्रयास करिए। इसके बाद W23, इसको पेन कापी में मजा आएगा। देखिए अच्छा, अपोजिट दिया है, गुरु अपोजिट दिया है। ठीक है, विंडो UF, ठीक है, इसका अपोजिट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे IR इंडियन रेलवे EMN। ठीक है, अपोजिट दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया पकड़ में। तो अपोजिट की बात करें तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। के का अपोजिट क्या होता है, टे का पी हो जाएगा। एन का क्या हो जाएगा, एन का हो जाएगा एन हो जाएगा, है ना, पी हो जाएगा, तो पी है तो के हो जाएगा, TPM के, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी स्थान आएगी, तो कौन सी श्रृंखला आएगी बताइए। 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 26, 26 के बाद 54 है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, ठीक, 12 दूनी 24, 24 2 26। अच्छा बढ़िया है। तो देखिए 5 दूनी 10 यानी कि इंटू 2 प्लस 2, फिर इधर 12 दूनी 24 प्लस 2 यानी इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो 54 दूना 108, 108 2 110, तो इसका आंसर 110 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगला 55 है ना, हाँ 54 55। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में रेगुलर को, अच्छा ये भी इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, तो इसको देखिए, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, वेट कर, रुके हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर नंबर जो है इजी है, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्लीन को 14, अच्छा ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए C3 है, L12 है, ठीक है, E5 है, A1 है, N14 है, उल्टा करके दे दिया। ठीक है, तो JOKE, ठीक। तो अगर इसकी हम बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो J हो जाएगा आपका 10,
ओस हो गया 15, केस हो गया के 11 और 5। तो इसी को जो उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो आ जाएगा 51151 0। तो 5115 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म की दो संख्या आपस में संबंधित है। चलिए, तो इसमें क्या कर रहा है? अच्छा, संबंधित करता है। तो 12 42 से कैसे संबंधित है? उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 12 की बात नहीं चलती, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक। तो 15 3 45, 15 चौक 60 आसपास, 8 में 16 3 24, 8 चौक 32, 32 माइनस 4 है। अच्छा, ठीक ठीक। देखिएगा, अगर इसमें 12 चौक 48 कर रहा है, नहीं तो 12 चौक कितना, 12 चौक 48 होता है, और 48 में -4 नहीं, 48 में 6 घटा रहा है ना, यानी कि 12 का आधा घटा रहा है। ठीक है, 12 का आधा घटा रहा है 48 में, गुणित 4 करके 12 का आधा घटा रहा है, तो इसका हो जाएगा मतलब 42 आ रहा है। ठीक है, ये 42 आ रहा है। तो इसी का अगर हम 15 का मापते हैं तो 15 चौक का, तो 15 तो आधा करेंगे ही नहीं, ठीक, 8 का करते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक। और 32 में से 8 घटाएंगे तो 28, एकदम सही। आसान नंबर भी हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, पहले क्या किया है, पहले मतलब 4 गुना किया है, पहले 4 गुना किया है, और फिर जो 12 है इसका आधा करके माइनस कर दिया है। चलिए, करा है निम्नलिखित में से 4 शब्दों में किन 3 शब्द का चयन करें, तीन किन जो है किस प्रकार से एक समान है और एक असमान है और एक असमान है। इसका देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो थोड़ा सा पहचानी, उपेक्षा है, निंदा है, अजीब है। तो उपेक्षा है, निंदा है, अजीब। कह रहा है कि तीन ही मतलब जो है उपेक्षा करना, निंदा करना, हाँ तो ये तो सही है, ये तो सभी समानार्थी है, बदनाम करना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अजीब की, तो अजीब थोड़ा सा अजीब मतलब अलग हो जाता है, तो इसका आंसर नंबर अजीब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एंगल है, एंगल को BOHFM के रूप में लिखा जाता है। सैवेज के लिए बनाने के लिए कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा? अच्छा जी, तो ए के बाद BMNOOGH, हाँ एकदम इजी क्वेश्चन। यस के बाद क्या हो जाएगा? यस के बाद ST, वी के बाद क्या हो जाएगा? यू। तो तीसरा के बाद यू हो जाएगा ना, यू नहीं, इसमें क्या पूछा है? तीसरा कोड बनने में तीसरा कोड क्या होगा? तो तीसरा कोड इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम तीसरा कोड की बात करें तो इसमें जाए STABVW, STUVW, यू, वी के बाद डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू क्या है? ये होगा। वही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। करा है कि एक साइकिल का जो है 15% के लाभ पे जो है 15% के लाभ पे 4140 रुपये में बेचा गया था। 15% के लाभ पे 4140 में बेचा गया था, और 25% मुनाफा कमाने के लिए इसे कितने परसेंट यानी मूल्य पर बेचा, मैंने मुनाफा कमाना है 25%, और बेचा गया है पहले ही 4140 पे। ठीक है, तो 4140 पे अगर हम बेचा गया है कितने पे? 15% लाभ पे, यानी 115 का 115 गुणित 100, ठीक है। ये तो उतना कह रहा है कि अब 125% का मुनाफा कमाना है, तो बिल्कुल सही, एकदम इजी क्वेश्चन। तो देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं शॉर्टकट में, 1510 का 115% तो पहले ही लाभ है, इसका गुणित 100, और इसको जो है 125% में कितने मूल्य पे बेचा जा सकता है? तो 125 पे बेचना है, तो 125/100 कर देंगे। काटिए फटाफट, इसको काटेंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा ठीक से, ठीक है। 100 से 100 काट दीजिए, 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, इजी क्वेश्चन। 5 दूनी 10, 5 5 25, इधर 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। ये 23 से कटेगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा कितना? आ जाएगा 35 50। तो इसको काट पीट के करिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका, रुकिए एक बार चेक कर लेते हैं कॉपी में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4500। कितना आ जाएगा? 4500। चलिए, बहुत लेट हो रहा है, खड़ा कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब फटाफट देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की मेजबानी की? चलिए बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने की, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिसेफ एक रिपोर्ट के अनुसार किन क्षेत्रों में 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना करना, मतलब इनको कहाँ पे 347 मिलियन को जो है पानी का सामना करना पड़ रहा है यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार? तो पश्चिमी अफ्रीका नहीं, दक्षिण एशिया। कहाँ पे? दक्षिण एशिया में।
ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखा रहा है कि प्रसिद्ध घोल मछली जो है किस घोल जो मछली है किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया, तो आपका यहाँ दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, आपका दिया गया है गुजरात में। कहाँ दिया है? गुजरात। तो घोल मछली को जो है राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है गुजरात में। अब अभ्यास मित्र शक्ति, जो मित्र शक्ति है यह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, तो अब जो है मित्र शक्ति है, तो मित्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका के बीच में किया गया है। कहाँ किया गया है? श्रीलंका के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडोरो 3.0 का हाल ही में शुभारंभ किया गया। देखिए आप भी 3.0 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक प्रतियोगिता मोंडोरो का हाल ही में शुभारंभ किया गया है, तो कहाँ पे किया गया बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे किया सबसे ऊंचा साइड तो आपका मणिपुर हिमाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे जो है भारत का सर्वेक्षक यानी कि भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है आपका हितेश कुमार यस मकवाना को भारत का जो है महासर्वेक्षक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की, तो किसने जारी किया प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, तो बताइएगा। तो आपका UNEP ने जारी की। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है, तो किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज शहर के रूप में जोड़ा गया है, इसका आंसर बताइए। तो जो है इसको जो है हमको लग रहा है अच्छा सभी को जोड़ दिया है ना, ग्वालियर कोझिकोड सबको जोड़ दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा कि हाल ही में किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ है, तो अगर आपसे पूछे शिक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ है। कहाँ पे हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अगला क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने परमाणु प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षर किए? तो आपका अमेरिका और फिलीपींस। अगला क्वेश्चन पूछे कि अगला क्वेश्चन पर है कि 6 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि का 95वां सदस्य कौन बना है, तो 95वां सदस्य आपका कौन बना है? चिली बन गया। कौन बना है? चिली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि कहाँ गया यार, हाँ अगला क्वेश्चन पूछे कि बांडवोल झील जो खबरों में थी, हाँ ये क्वेश्चन है। बांडवोल जो झील अभी हाल ही में खबरों में थी ना, ये कहाँ पे स्थित है? तो आपका स्थित है गोवा में। कहाँ पे? बांडवोल झील। तो बांडवोल झील कहाँ पे स्थित है? बांडवोल झील आपका स्थित है गोवा में। कहाँ पर स्थित है? बांडवोल झील कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। बांडवोल झील कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट के आशंका के चलते किस देश ने हाल ही में आपातकाल की घोषणा कर दी। तो ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे किस देश ने हाल में जो है आपातकालीन घोषणा करी, तो आपका हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है। भूकंप कहाँ सबसे ज़्यादा आता है? जापान में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला जो माइकोंग चक्रवात है, तो माइकोंग चक्रवात का नाम किसने दिया? तो माइकोंग चक्रवात का नाम दिया आपका म्यांमार ने। किसने दिया? म्यांमार ने। तो म्यांमार ने माइकोंग चक्रवात का नाम दिया। अगर आपसे पूछे कि यौन अपराधों से जुड़े मामले के लिए जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, तो आपका 3 वर्ष तक जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले 3 वर्ष तक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि श्रम विभाग का योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बिहार को कौन सा जिला अव्वल है, तो अगर श्रम विभाग है योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सबसे अव्वल जिला कौन सा है, तो आपका मधुबनी हो जाएगा, है ना, मधुबनी बिहार, ठीक है। याद रखिए मधुबनी पेंडिंग इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा मैथ का क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 20 संख्याओं का माध्य अगर शून्य है तो उसमें से जो अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। तो 19 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। कितने शून्य हो सकते हैं? अधिकतम जो है 19 शून्य हो सकते हैं। इसमें बताने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। चलिए 77 हो गया। 78 की बात करें। चलिए मैथ का क्वेश्चन आ रहा है। मैथ थोड़ा हल्का हल्का बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। देखिए आप लोगों को तो मैथ तो आता ही होगा। चलिए तो देखिए सुहित ने कह रहा है कि सुहित ने 14% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए इतने रुपए उधार दिए। कह रहा है कि फिर सुहित ने मूलधन में कुछ राशि और जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% की वार्षिक दर पर ब्याज उधार दे दी। इस लेन देन में सुधीर को जो है 16,618 यानी अंतर पूछ रहा है ना, पहला कितना था फिर कितना दे दिया, फिर उतना उसका अंतर 618 आ गया। कह रहा है कि सुहित के द्वारा मोहित को दी गई धनराशि उधार कितनी थी। चलिए इसका इजी क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे करेंगे। देखिए आप तो जानते होंगे साधारण ब्याज बराबर नहीं सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तो इसमें कह रहा है कि सुहित ने इतना दिया, मैंने कह रहा है कि कुछ धनराशि जोड़कर, यानी कि पहले कितना था, पहले 6300 इंटू 14% के ब्याज पे कितना पे 3 वर्ष के लिए 100 पे,
और कह रहा है कि इसका अंतर है कितना, इसका अंतर है 63 में कुछ रुपए, ठीक है। 6300 में 6300 प्लस एक्स मान लीजिए, कुछ रुपए कितने वर्ष के लिए दिया गया, तो 16 वर्ष के लिए, ठीक है। और कितने समय के लिए, 16% पे 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इसको बटा 100 करके इसको में से इसको जो है घटा देंगे तो बराबर इसका 600 उठा रहेगा, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं सॉल्व करके, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6800 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दीवार घड़ी में प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो ठीक इसका समय क्या होगा, तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए अगर 8 बजे से 1 बजे की बात कर रहा है ना, 8 AM से लेकर अगले एक दिन एक जो PM है, अगर बात करें तो 8 से 8 कितना हो जाएगा 24, 8 से 8 24 घंटा, और 8 9 10 11 12 1, तो इधर 24 5 29 घंटा, तो 29 घंटा 10 मिनट आगे, 29 घंटा 10 मिनट आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो 29 घंटा 10 मिनट आगे जाती है। अच्छा जी, तो उसमें कितना आ जाएगा, 29 घंटा में बढ़ा समय आपका 10/10 24 × 29। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो यानी कि अगर हम काट कर लेंगे तो 24 इधर हो जाएगा, 12 मिनट के आसपास आएगा, तो इसका हो जाएगा लगभग 12 मिनट 48 सेकेंड, 12 मिनट 48 सेकेंड। ये आंसर आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो इजी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि कह रहा है कि किसी धनराशि में 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए मिश्र धन क्रमशः इतना और इतना हो जाते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम आंसर हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। एक सेकेंड रुकिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8000, क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 पासों के अलग अलग एक साथ हो जा रहा है, यानी कि 2 पासे हैं, उनको 2 पासे यानी कि कितने, उसमें कितने अंक आ सकते हैं, लगभग 6 अंक आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 पासों को एकदम कंप्लीट अगर उछालें तो आपका 36 इधर मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है दोनों पासों की आने वाली जो प्रायिकता है उसको योग, मतलब प्रायिकता आने का, यानी कि जो आने का जो योग देखिए, या फिर 1 और 4 आएगा तो 5 आएगा, योग 5 होना चाहिए, ठीक है। या फिर 4 फेंकिए और 1 आएगा, ठीक है। और या फिर हाँ 2 आएगा या 3 आएगा, ठीक है, या फिर 3 आएगा और 2 आएगा, यानी 4। तो 4 बटे अगर हम 36 की बात करें तो 4/36 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 किधर है, हाँ 1/9, इसका आंसर 1/9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यह x की पावर 31 प्लस 31 को अगर x बराबर 1 से हम विभाजित कर दें तो इसका शेषफल कैसे होगा। इसका एकदम इजी क्वेश्चन, क्या करिए ना, ये x प्लस 1 है तो इसको क्या करिए, x बराबर -1 हो जाएगा, इधर साइड आएगा। तो अगर इसको x की वैल्यू जो है इसमें अगर हम रख दें तो इसका आंसर हो जाएगा, तो x की पावर -1 ना, x की वैल्यू -1 है, तो अगर हम इस x की यानी -1 की पावर 31 प्लस 31, तो माइनस में है तो ऑड में है, तो ऑड में ही तो माइनस ही 1 आएगा, पावर के कितना भी एक की पावर कितना पावर वही अंतर है, वही मतलब आता है ना कि 1 कम 1 की पावर अगर 2 है तो भी 1 आएगा, तो माइनस में तो माइनस आएगा, प्लस 31, तो इसमें प्लस का आंसर आएगा +30 आ जाएगा, ठीक है, +30, तो +30 किधर है, इधर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा जी, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि एक टीवी सेट बनाने वाला है वह तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष जो है 700 सेटों का निर्माण करता है, ठीक है। यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है, 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या कितनी है, तो 10वें वर्ष में निर्मित, अच्छा, तो तीसरे वर्ष में 600 सेट, 7वें वर्ष में 700 सेट का निर्माण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर अगर हम 7 करें तो 700, तीसरे वर्ष 600/3, 7-3, ठीक है, तो 100/4 यानी 25 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 10वें वर्ष यानी कि 10वें वर्ष, ठीक है, तो उसमें जो है आपका 7वें वर्ष 7 + 3 × 25, 25 50, 775, 775 आ जाएगा। आप अपने साथ सॉल्व करते, देखिए सबका अपना अपना मेथड होता है। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है। इसका आंसर हम आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है गुरु, तगड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए, एक सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास क्या है, देखो भाई साहब इजी क्वेश्चन, एक सममित आवृत्ति वितरण हमारे पास है, यानी सममित आवृत्ति वितरण हमारे पास है। तो भाई साहब अगर सममित यानी सममित तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड का यानी कि r त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r²
थीटा अपान 360 डिग्री, ये है ऑप्शन में, ये है। तो आर का, हाँ कैपिटल में आर मान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होगा। तो एक आकृति से दूसरी आकृति के दौरान ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस बदलवा ही नहीं करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला कह रहा है कि एक अर्धगोला कटोरा है, एक अर्धगोला जो कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास 36 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी आपका 18। ठीक है, कह रहा है कि इस द्रव को, मतलब पूरा भरा है, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। तो बोतलों की संख्या क्या होगी, तो इसका एकदम इजी क्वेश्चन, बोतलों की संख्या अगर ज्ञात कर दें तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कटोरा का जो आयतन है बड़का वाला, इसका आयतन कितना है, तो इसका जो आयतन है आपका, इसका आयतन है, कटोरा का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोला के कटोरा का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बटे, तो इसमें बटे किसका आयतन, बोतल का आयतन, बोतल का आयतन की पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 2/3 पाई, ठीक है, पाई आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि 18 का क्यूब। ठीक है, 18 का क्यूब इधर मान लेते हैं, बटे पाई यानी कि 2/पाई यानी कि मान लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, पाई, हाँ ठीक है, इधर मान लीजिए पाई आर स्क्वायर यानी कि इधर 3 है ना, 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर एच यानी कि 9। चलिए तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इधर देखिएगा। चलिए अगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 इधर 2/3 आया था, फिर 18 क्यूब आया था। ठीक है, 1/9, 3 3 का 9, 9 सॉल्व करने पर आएगा आपका 9 चौक 48 आएगा, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे ही करेंगे जैसे बताया ना, कटोरा का आयतन ऊपर रख देंगे, नीचे बोतल का आयतन रख देंगे, इसके बाद आंसर सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को जो है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को एक वृत्त के रूप में लपेटा गया, यानी कि एक लपेटा गया, पूरा लपेट रहा है, इसे इसके वर्गाकार रूप में, इसे जो है वर्गाकार रूप में जो है मोड़ जाता है। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, तो भाई साहब पूरे वृत्त को परिधि और परिमाप, तो परिधि परिमाप को बराबर कर लिया है, तो परिमाप कितना होता है, 4a होता है, और परिधि कितना होता है, 2πr होता है, कितना होता है, 2πr। ठीक है, तो कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यानी कि 2 चलिए तो 2 हो गया, 2πr है ना, 2πr, तो 2 क्यों कर रहा हूँ, 2 × 22/7, आर कितना है, 14 है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूना 22 दूना 44। ठीक, अच्छा 22 दूना 44, इधर 28 आ जाएगा, 7 चौक 28 आएगा। त्रिज्या दिया है, हम इसको क्यों आधा कर रहा हूँ यार, ये तो गड़बड़ होता है। देखिए 4a है इक्वल टू 2 × 22/7 × 28। ठीक है, तो भाई हम सोचे ये व्यास है, ठीक है, त्रिज्या दिया है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 22 दूना 44, तो अच्छा इधर वाला भी जो है, ये जो है 4 है, इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दूना 44 आ जाएगा। सही है, 44 आंसर ये दिया है, वेट 44 आंसर ये दिया है, कहाँ गया ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1.1 आएगा ना, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, बता दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि हम इसको सॉल्व कर लिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन, अब ये थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन से संरक्षण संबंधित है, तो बताइए कौन संबंधित है। वन नीति है, वन नीति है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, वन नीति है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है, औद्योगिक नीति है, शिक्षा नीति है। तो कौन सा जो है नीति है वह मतलब कह रहा है कि कौन सा कूट, अच्छा कूट इधर दे दिया है, ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, सब है, कुछ अधिक है। कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित के लिए कलय सरकार ने, मतलब कलय सरकार ने क्या आरम्भ किया, उपभोक्ता उत्पादों की बात करें तो एक मार्क क्या आएगा, एक मार्क नहीं आएगा यार, इको मार्क, पर्यावरण की बात कर रहे हैं ना, पर्यावरण इको मार्क। दो जैविक समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है इकोटोन, क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ पे, बताने का आवश्यकता नहीं, उत्तराखंड में है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो रामसर का दर्जा किसे प्राप्त है बताइए फटाक से, तो रामसर का दर्जा आपका चिल्का चिल्को उलर झील, ये सब एक से अधिक इधर होगा, एक से अधिक को प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ मिलती है, तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है आपका समताप मंडल में। समताप मंडल किसको कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी कौन है? तो CFC कार्बन विलायक रूप से उत्तरदायी, ठीक है, विलायक रूप से मिथिल क्लोरोफॉर्म होता है। बढ़िया है। कह रहा है दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित? दाचिकम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित बताइए फटाक से। तो ये आपका दाचिकम ना हंगुल हिरन संबंधित है ना, हंगुल हिरन से संबंधित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेट हिमालय पार्क, ग्रेट जिसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय पार्क कहाँ स्थित है बताने की आवश्यकता नहीं है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो आपका भीमबाध है। कौन सा स्थित है? भीमबाध है ना, वाल्मीकि एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार में। तो जो भीमबाध है यह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के कहाँ स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, पॉलीथीन नहीं, रबड़ हो जाएगा। जैव निम्नीकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? बायोडिग्रेडेबल, ये आपका रबड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जैव विघटित प्रदूषक कौन है? तो बताइए जैव विघटित प्रदूषक कौन है? एकदम इंपॉर्टेंट सरल क्वेश्चन है। जैव विघटित प्रदूषक आप तो बता ही सकते हैं कि कौन सा है। तो जैव विघटित प्रदूषक कौन हो जाएगा? तो जैव विघटित प्रदूषक हो जाएगा आपका वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक है ना, तो वाहित मल हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि सुनेंद्र बनर्जी जो भाई साहब थे, ये आपके ICS में पहले होने वाले सफल व्यक्ति थे। ICS में सफल होने पहले व्यक्ति थे। कब सफल हुए थे? 1864 में सफल हुए थे, है ना। अच्छा, तो कह रहा है कि इनको पूछ रहा है कि जो सुरेंद्र बनर्जी हैं, इनको किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया की बात कर रहा है, ठीक है। सफल होने की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि किस वर्ष हटा दिया गया, और आप ये बताएं कि किस लिए इनको हटाया। तो इनको जो है राजनीति का जो समर्थन नहीं कर रहे थे, मतलब नस्ली टिप्पणी कर दिए थे, इसलिए जो है इनको हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो इनको हटाया गया था 1874 में। कब हटाया गया? इनको हटाया गया था 1874 में, ठीक है। तो ये सत्येंद्रनाथ मतलब अच्छा ICS में सफल होने वाले तो सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं। अब हम थोड़ा सा कंफ्यूजन ये चीज़ रहेगी, कभी सुरेंद्रनाथ बनर्जी कभी सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है वो ICS में सिलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो अखिल भारतीय नहीं, हाँ कब हुआ ये पूछ रहे थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में हुआ था ना। उसमें मतलब सबसे बड़े नेता वो थे आपके सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो सहजानंद सरस्वती वो किस मतलब सबसे बड़े नेता थे, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में कौन सबसे बड़े नेता थे, तो NG रंगा, ये दोनों लोग मिलकर जो है अखिल भारतीय कांग्रेस का जो है गठन करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि जो मतलब इस सहजानंद थे ये आपके अध्यक्ष चुनते हैं, और जो नंगा मतलब क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश के जो थे वो जो है सचिव नियुक्त होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की? तो होर्डिंग इधर है, होर्डिंग तो है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो होर्डिंग होते हैं, तो होर्डिंग जो होते हैं ना वो 1911 के आसपास में राय बहादुर और खान बहादुर को मतलब उपाधियां प्रदान करते हैं, ये चीज़ याद रखिए। जो राय बहादुर है, राय बहादुर जो उपाधि है वो हिंदुओं और ईसाइयों को दिया जाता था। जो खान बहादुर की जो उपाधि है वो आपका मुसलमानों को दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? एकदम इजी क्वेश्चन। तो बंगाल विभाजन के दौरान हुआ। कब हुआ? बंगाल विभाजन के दौरान, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 20 जुलाई 21 जुलाई के मतलब 19-20 जुलाई को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की जाती है, ये चीज आप याद सकते हैं। और प्रभावी कब होता है? देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है जो बंगाल के विभाजन में, 2 क्वेश्चन पूछता है आपका 20 जुलाई और एक होता है आपका 16 अक्टूबर, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ, 16 अक्टूबर को क्या हुआ? प्रभावी हुआ। घोषणा कब हुई? तो घोषणा हुई आपका 20 जुलाई को, है ना। कब कहीं कहीं 19 जुलाई भी दिया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो स्वदेशी आंदोलन भी उसी दौरान चालू हो गया, स्वदेशी आंदोलन भी उसी दौरान चालू हुआ था। अगर आपसे पूछा कि बंगाल विभाजन था यह किस लिए हुआ, तो बंगाल विभाजन इसलिए हुआ कि मतलब ये जो है सांप्रदायिकता के आधार पर है ना, हिंदू मुस्लिम में बांट के जो है मतलब राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, ठीक है। इस दौरान जो है मतलब ये आपका स्वदेशी आंदोलन चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है, क्योंकि इसमें मतलब क्या होता है कि स्वदेशों को अपनाना होता है, ठीक है, स्वदेशों को अपनाना होता है, और उनको जो है जो ब्रिटिश जो चीज़ें थे उनके खिलाफ प्रदर्शन करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया बंगाल विभाजन। इसमें जो है शोक दिवस के रूप में जो है मनाते हैं, शोक दिवस को मनाते हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी दिन को आपको राखी दिवस के नाम से भी मतलब राखी दिवस भी घोषणा की थी कि 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस भी मनाया जाएगा और शोक दिवस। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से पूछ रहा है, याद रखिएगा। कह रहा है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, जगजीवन राम भी थे। ये देखिए जगजीवन राम से क्वेश्चन पूछा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
कि समय में जो है श्रम मंत्री कौन थे, तो ये जगजीवन राम थे, ठीक है। ये एस एन सिन्हा, ये एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार से ये सभी थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यार मिक्सर बोलने लगा चलिए शांत हो गया। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, तो पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान को जन्मदाता किसको माना है, तो पाकिस्तान का जो जन्मदाता है वो किसको माना है, तो लॉर्ड मिंटो, मिंटो द्वितीय थे, ठीक है उस समय। तो मिंटो तो जो है मिंटो नहीं, उसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था ना, तो मिंटो नहीं मतलब भारतीय परिषदीय एक्ट जो 1909 था उसके द्वारा ही मुसलमानों के पृथककरण मताधिकारों की बात की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान शब्द का यूज यानी कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रहमत अली, चौधरी रहमत, ठीक है, चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो था ना, तो वहाँ पे किया गया था 1933 के आसपास, ठीक है, ये चीज़ याद रखें। फिर 1941 में आपका विभाजन हो जाता है। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान का प्रतिपादक कौन था, तो वही मोहम्मद इकबाल था, ठीक है। जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना भी मतलब मोहम्मद अली जिन्ना तो बाद में जुड़ते हैं, ठीक है, जो मुस्लिम लीग बना था ना उसी वजह से हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का लान का जो है, पटना लान का जो गांधी मैदान है यह के रूप में नामकरण कब किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन दौरान नहीं, साइमन कमीशन ये भी नहीं, चंपारण नहीं, तो इसका नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही यह था, ठीक है। ये गांधी जी अप्रैल नहीं यार, तो गांधी जी का जो देखिए गांधी जी का मैदान है ये आपका, गांधी जी 1917 में आए थे ना चंपारण के दौरान, ठीक है, तो वहाँ पे आए थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गांधी का मैदान है यहाँ पे जो है गांधी जी की जो है सबसे ऊंची मतलब प्रतिमा स्थापित है 70 फीट की, ठीक है। गांधी के मैदान में आपका नियुक्ति पत्र वितरण होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, अनुशीलन समिति की जो शाखा है वह पटना में स्थापित किसने की थी, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने, किसने की थी, सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अनुशीलन समिति क्या है, तो अगर आपसे पूछे कि अनुशीलन समिति क्या है, तो अनुशीलन समिति क्या था कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में ना बंगाल में बनी कुछ अंग्रेजी विरोधी है ना गुप्त क्रांतिकारी मतलब यह एक प्रकार की संस्था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मतलब इसका उद्देश्य था कि वंदे मातरम के जो प्रणेता थे क्या बोलते हैं उनको, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो थे, उनके बताए गए मार्ग पे यानी उनके अनुशीलन पर चलना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की, बम्बई प्रेसिडेंसी की बात कर रहा है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी, तो बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता भी थे, के.डी. तिलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, कई मतलब काफ़ी लोग थे, ठीक है, काफ़ी लोग थे। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए, नील विद्रोह किसके बारे में था। कह रहा है कि रैयत जो थे वो नील खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 11 का भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नील खेती के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर बात करें तो जो नील दर्पण एक नाटक है, नील दर्पण, ठीक है, जो नील दर्पण नाटक है किसके द्वारा लिखा गया था, आपका दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। अच्छा, एक चीज नील आयोग है, नील आयोग भी बना है, नील आयोग, ठीक है, नील आयोग बना है। तो नील आयोग का संबंध किस कौन से मतलब राज्य से है, तो नील आयोग का संबंध भी आपका किससे है, बिहार से है। किससे है, बिहार से, ठीक है। तो नील आयोग का संबंध भी आपका बिहार से, याद रखिएगा। एक अहिंसक आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1875 के दक्कन में दंगों का कारण क्या था। तो 1875 में दंगों के जो है का तत्कालीन कारण क्या था। तो कह रहा है अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज की दर, ऊंची भू राजस्व दर, इसका कारण क्या है। तो दक्कनों का जो दंगों का मतलब दक्कन के जो दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, तो दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था आपका ये अकाल की छाया। क्या था, अकाल की छाया था, ठीक है। इसमें जो है मतलब क्या होता है कि भारी अकाल आता है 1875 से लेकर 1879 4 साल के बीच, 4-5 साल के में जो है काफ़ी अकाल आया था, ठीक है। इसमें जो है इसके कारण जो है मतलब ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, ठीक है, भू राजस्व की दर, इस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें थी। अच्छा, अगर इसकी बात करें कि जो दक्कन का दंगा है यह इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था आपका वासुदेव बलवंत,
ठीक है। तो वासुदेव जो बलवंत है, बलवंत फड़के, पूरा नाम है फड़के, ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। तो ये जो है दक्कन के दंगों का विद्रोह मतलब नेतृत्व किए थे। क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। इसके बाद फिर एक आयोग भी बनता है आपका, दक्कन उपद्रव आयोग बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था? तो हिंदू तो था, मराठा भी था, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। क्या था? द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसमें मतलब कई सारे मतलब पत्र आए थे, जैसे द हिंदू कौन लेकर आए थे? तो द हिंदू आपके लेकर आए थे, जैसे हो गया आपके सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, ये सब लेकर आए थे। और मराठा वगैरह जो है आपका ये बाल गंगाधर तिलक के जो है काफ़ी राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे थे ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया और लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजयादान सभा के लिए निम्नलिखित जो है सही संयोजन पहचानिए। अच्छा। तो प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? यंग इंडिया किसका है? यंग तो पुस्तक है। लोकहितवादी किसके नाम से जानते हैं? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? रहनुमाई माजदयान। चलिए इसका आंसर बताइए, पकड़ने का प्रयास करिए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए ना। तो देखिए प्रार्थना समाज किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज आपका आत्मारंग पांडुरंग, तो आत्मारंग पांडुरंग इसमें हो गया, इसमें भी हो गया, तो या बी या सी होगा। यंग इंडिया किसका है? यंग इंडिया आपका गांधी जी का है, तो गांधी जी का है यंग इंडिया, ये तो गलत हो जाए। तो चलिए ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे हिसाब से। देखिए खड़ाक से ऑप्शन ऐसे ही चुनते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आ जाएगा आत्मारंग पांडुरंग यानी प्रार्थना समाज यंग इंडिया आपका गांधी जी का है। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा राय फुले ने। ये देखिए नया क्वेश्चन आप याद रखिएगा, रहनुमाई माजदयान, ये कौन हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे नौरोजी फुरदोन जी, नौरोजी फुरदोन जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का सहयोग आंदोलन में लोगों का जो शराब से परहेज करने का एक आग्रह किया गया था, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में क्या आई? सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख व्यक्तियों की सूची में एक सूची प्रसारित करिए जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था भाई साहब? बिहार था। क्या था? बिहार था। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बिहार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का मतलब प्रयोग किया? तो आपका चौकीदारी कर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है आपका ये चौकीदारी कर है, ये सर्वप्रथम कहाँ पे मतलब बिहार में जो है चौकीदारी कर का जो बंदी आंदोलन था वह सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले आपका प्रारंभ हुआ था बेतिया में, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले कि जो बिहार में चौकीदारी कर बंदी का जो आंदोलन था ये सर्वप्रथम कहाँ पे मतलब प्रारंभ हुआ था? बेतिया में। कहाँ हुआ था? बेतिया में। अगर आपसे पूछ ले कि जो चौकीदारी बंदी कर मतलब आंदोलन है, चौकीदारी कर का जो बंदी आंदोलन, इसके प्रणेता कौन थे? ठीक है, चौकीदारी बंदी आंदोलन, ठीक है, चौकीदारी बंदी आंदोलन, ठीक है। तो इसके प्रणेता कौन थे? तो भाई इसके प्रणेता थे आपके वो थे, क्या बोलते हैं, अनुराग सिंह। कौन थे? अनुराग सिंह थे, ठीक है। अनुराग सिंह का नाम याद रखिएगा, ये जरूर याद पूछेगा आपसे कि जो अनुराग सिंह थे ये आपके चौकीदारी कर आंदोलन मतलब चौकीदारी बंदी आंदोलन के प्रणेता थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे जैसे मतलब जैसे आपसे पूछा कि इस समय जो है क्या बोलते हैं उसको, बिहार में जो चौकीदारी कर था उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का विचार अगर आपसे पूछ ले कि किसने दिया था, तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, जिसको जो है बाद में गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो भाई साहब किस कारणवश इस्तीफा दे दिए थे? तो भारत के युद्ध में शरीक होना? नहीं। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना? हाँ। तो राजनीतिक बंदियों के कारण जो है बिहार में चुनी हुई जो सरकार थे मतलब उसको मतलब उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि फिर 1938 फिर 1939 में आपका वो चालू हो गया था ना, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। कह रहा है कि अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा? तो यह किसने कहा था, इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन किसने कहा? तो वह किसने कहा था? तो इसका आंसर बताइए, यह किसने कहा था? तो इसका यह कहा था आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साराबंदी आंदोलन, साराबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? साराबंदी आंदोलन 1922 जो है यह किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह आपका हुआ था सारा का साराबंदी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साराबंदी आंदोलन 1922 में जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि मतलब जो वल्लभ भाई पटेल थे वह मतलब इस अभियान के द्वारा जो है किसानों ने जो है क्या किया, करों का भुगतान न देने का निर्णय लिया। क्या किया? करों का भुगतान न देने का निर्णय लिया। ठीक है। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह भी आता है एक, बारदोली, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था TRE 1 में लड़कों के शिफ्ट में। ठीक है। तो TRE 1 में जो है बारदोली सत्याग्रह था। ठीक है, सत्याग्रह। तो ये आपका कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, 1928 में यह एक प्रकार का किसान आंदोलन था। क्या है? एक प्रकार का किसान आंदोलन था। अच्छा, अगर बात करें तो जो है इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, एकता दिवस बनाते हैं उसको, 1875 के आसपास हुआ था ना ज्योतिबा, उसमें कोई समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला, अगर आपसे पूछे कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आंसर महादेव लाल सराफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? महादेव लाल सराफ। तो महादेव लाल सराफ जो थे ये आपके गांधी जी के काफी विचारों से काफी प्रभावित है ना, ये चीज याद रखें। तो भागलपुर में अगर पूछे कि नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपका किया था महादेव लाल सराफ। तो नमक सत्याग्रह यानी कि वही जो दांडी मार्च है। ठीक है, 12 मार्च दांडी मार्च याद रखिए ना, 12 मार्च 1930 की बात है। ठीक है, 1930 में जो है गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित वहाँ पे साबरमती में जो है सत्याग्रह के चालू किया था। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद फिर कब पहुँचे थे? तो आपका पहुँचे थे 6 अप्रैल को पहुँचे थे। देखिए 12 मार्च 1930 को चले थे, 12 मार्च, ठीक है, 1930 को चले थे और कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को वो पहुँचे थे और मुट्ठी भर एक मतलब लेकर नमक कानून तोड़ दिया था। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अगर पूछ ले कि अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो आपके किए थे राहुल संस्कृतायन ने। किसने किया था? राहुल संस्कृतायन ने जो है इनको किया था। देखिए अंबारी सत्याग्रह की अगर बात करें तो इस दौरान जो है उनको क्या किया था? राहुल संस्कृतायन को जेल भेज दिया गया था, जिसमें जो है एक झूठे मामले में उनको फंसा दिया गया था और उनको जेल भेज दिया गया था। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो राहुल संस्कृतायन है इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था आपका केदारनाथ था। क्या है? केदारनाथ। तो राहुल संस्कृतायन के बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ था, याद रखिएगा। अच्छा, ये चीज़ क्या की है, मतलब ये जो है आपका बौद्ध धर्म में आस्था के कारण जो वो राहुल है ना, वहाँ वाले राहुल, महात्मा बुद्ध वाले, गौतम बुद्ध वाले, तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने भी जो है आपका नाम राहुल रख लिया। पहले इनका नाम क्या था? केदारनाथ था। ठीक है, बाद में इन्होंने राहुल का मतलब राहुल नाम रख लिया था। ये जो है और एक इंपॉर्टेंट बताते हैं, ये जो है आपका किसान आंदोलन का नेतृत्व भी ये किए थे। कहाँ से किए थे? छपरा से। ठीक है, आरा छपरा। तो किसान आंदोलन जो है आपको किए थे छपरा से किए थे। चलिए कुछ पॉलिटिक्स क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में नीचे निर्देशित दिए गए सिद्धांतों का जो है कौन सा सूचीबद्ध है? तो 4 में जो है निर्देशित सिद्धांत है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर कह रहा है कि समान काल के समान वेतन, ये तो नहीं है। समान नागरिक संहिता, हाँ ये सही है। नहीं, हाँ ये तो सही है। अच्छा, समान कर ले समान वेतन, ये भी तो सही है। ठीक है, छोटे परिवार का मानदंड, ये नहीं है। तो ये भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। अभी 15 अगस्त पे काफ़ी रैली निकली थी ना पिछले साल, तो इसका हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में क्या कह रहा है? भाग 4 में आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, मतलब लोक कल्याणकारी बात की जाए, मतलब बात की गई है। भाग 4 कहाँ से लिया गया है? भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्वों की बात की जाती है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए 124वां क्वेश्चन आएगा ना। चलिए 125 हो गया। तो 125वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस कमेटी ने न्याय पंचायत, देखिए न्याय पंचायत की बात कर रहा है। ठीक है, पंचायती राज की नहीं, न्याय पंचायत की बात कर रहा है। ठीक है, तो न्याय पंचायत की बात किसने की? ये तो त्रिस्तरीय पंचायत बताते हैं, त्रिस्तरीय। ठीक है, अशोक मेहता वाले जो हैं, तो ये न्याय पंचायत की बात करते हैं। कौन? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता न्याय पंचायत की बात करते हैं। अशोक मेहता जो है ये आपके न्याय पंचायत की बात करते हैं। अशोक मेहता किसकी बात करते हैं? तो अशोक मेहता आपके न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की। ठीक है, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत का संविधान का प्रकृति कैसा है? तो भारतीय संविधान का जो प्रतीक है, मतलब कि जो प्रकृति है वो कैसा है? तो आपका है प्रार्थना में संघी है, प्रकृति में जो है, प्रकृति में आपका एक संघी है, किंतु भावना में एकात्मक है।
ये भी देख चुके हैं। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद से त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो आपका दे सकता है न्यायाधीश की बात कर रहा है ना, तो आपका यह दे सकता है राष्ट्रपति को। किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का लोक सेवा जो होता है अध्यक्ष होता है वह किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राज्य के लोक सेवा की बात करें तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान 330 में किया गया। कहाँ पे किया है, 330 में किया गया है। ठीक है, SC ST की बात करें 333 में जो है आंग्ल भारतीय समुदायों की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारी आयोग जो होता है वह केंद्र राज्यों के संबंध में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया था, लेकिन उसने जो है लेकिन अपने प्रतिवेदन जमा किया था। किस वर्ष, तो यह आपका किस वर्ष करता है, तो यह आपका लोग है 1988 के आसपास में करता है यार, तो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया, तो वित्त आयोग की बात कर रहा है, तो वित्त आयोग का गठन भाई साहब अनुच्छेद 280 में है। किस में है, 280 में है। प्रथम वित्त आयोग के मतलब के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके थे केसी नियोगी, केसी नियोगी। ठीक है, इसके बाद 15वें वित्त आयोग के कौन थे, तो 15वें के थे आपके NK सिंह थे। अभी जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया, वर्तमान 2024 में अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें कि कह रहा है कि यदि अब साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है, क्या आ रहा है, एल्बुमिन। कह रहा है यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में किसमें जो है एक अंग अगर फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना, यानी कि अगर मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो कौन सा अंग जो है फेल हो जाने की संभावना होती है, तो मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है, मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो कौन सा विक्र, तो वहाँ से विक्र ना, विक्र। ठीक है, विक्र से यानी कि किडनी। एंथोफोबिया भाई, एंथो मतलब फल फूल पुष्प में आ जाता है। ठीक है, एंथोफोबिया से किसका डर है, तो पुष्पों का डर होता है ना। हींग प्राप्त की जाती है, बताइए हींग कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो हींग आपका जड़ों के तने से, फलों के निष्कर्षण सबसे प्राप्त की जाती है। एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ माँ पौधे की भांति मिलता है, तो माँ जो है वह पौधे की भांति मिलता है, कैसे मिलता है, तो आपका मिलता है तना काट से। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, ए प्लांट फाउंड मदर प्लांट बाई कटिंग द स्टेम बाई देम। ठीक है, माँ की भांति पौधे मिलते हैं। ठीक है, तने काट की, अगर तने की देखिए तने काट के क्यों, बीजों से करेंगे थोड़ा परिवर्तन आएगा, पत्तियों से भी परिवर्तन, लेकिन तना काट के अगर लगाते हैं जैसे कलम काट के लगाते हैं जिसको बोलते हैं, वैसे मान लेते हैं। 137 क्वेश्चन कर रहा है कि दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर पास्कल होता है, तो इसमें दिया गया न्यूटन मीटर, तो कुछ नहीं है, ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पायर हीलियो की बात कर रहा है, हीलियो हो जाएगा क्या, सोलर रेडिएशन। क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन। पायर हीलियोमीटर की प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन की बात कर रहा है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संचारण स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली जो ऊर्जा है वो अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। कह रहा है कि कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है भाई साहब, तो कौन सा नहीं होता, इसका आंसर आप बताइए। इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 140वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है यह आपका कैसा होता है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह जो है वह आपका अंदर कि वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है, तो परावर्तित सबसे ज़्यादा कौन से करती है, किस तरीके का, ये करता है धान की खेती, ये तो नहीं करती। ताज़ा, हाँ तो ये हो जाए, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि जो होती है यह आपका सबसे ज़्यादा परावर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है बताइए। अच्छा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो अगर हम इसकी बात करें, अभिनेत्र लेंस की बात करें, तो इसमें जो है आपका उल्टा तथा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है, कोई दर्पण है,
ठीक है, कोई दर्पण है उसके मतलब समांतर पर रख दिया गया तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत होगी। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान एकदम इसके लिए तो आप याद कर सकते हैं, इसका जो है डायरेक्ट इतना बार मतलब मॉक टेस्ट हो गया है कि याद हो गया कि 50 डिग्री का मान मतलब फ़ारेनहाइट का स्केल मान कितना फ़ारेनहाइट में होता है, तो ये आपका होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। वह परमाणु यानी कि परमाणु की वह संख्या जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे समस्थानिक। क्या बोलेंगे? समस्थानिक, ठीक है। सब न्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब न्यूट्रॉनिक, कौन? सब न्यूट्रॉनिक। निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है आवेश रहित? आवेश रहित क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। आवेश रहित क्या हो जाएगा? आवेश रहित आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धि के कारण जो द्रव का क्वथनांक है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संचारण के उदाहरण क्या है? तो संचारण के उदाहरण पूछ रहा है भाई साहब। तो संचारण के उदाहरण आप बता सकते हैं कि सिल्वर का काले रंग की परत पर चढ़ना, ये भी बात सही है। तांबे का हरे रंग का परत बनना, ये भी सही, ये भी सही। लोहे का भूरे रंग की परत बनना, ये भी सही। यानी एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन कर रहा है, मतलब एक बचा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो सीमेंट का मुख्य घटक हो जाएगा आपका तो सभी हो जा रहे हैं यार। जिप्सम भी है, चूना पत्थर भी है, सिलिका मिट्टी है, तो आपका एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का है, आप आंसर इसका आप बता सकते हैं। मंदक है, शीतलक है, अयस्क है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, मतलब एक से अधिक है, ठीक है। तो इस चलिए आपका 150 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट। कैसा लगा जरूर बताइए। अगले पार्ट में हम पूरा एनसीईआरटी मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते चलेंगे और जो है सेट लगाते चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 15 मिनट में आपका लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।